नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 2 अप्रैल साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आने वाले 48 घंटों में इजराइल और ईरान के बीच भीषण झड़प देखने को मिल सकती है और एक दूसरे पे ये बेहद खूंखार हमला करने वाले हैं। और इसके पीछे क्या वजह है, ये अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नवासी बेब की जो बड़ी मिसाइल का खेप ईरान ने इजराइल के ऊपर फेंका है, इस हमले में इजराइल के कौन कौन से शहर टारगेट हुए हैं और इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ इजराइल को, यह भी दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और साथ ही इस समय अब्बास अराची का एक ऐसा वीडियो निकल के सामने आया है जिस वीडियो के बाद पूरी दुनिया में ईरान के जज्बे को लेकर लोग सलामी ठोक रहे। और साथ ही इसी बीच कीरत समोना पे लेबनान की तरफ से बड़ा हमला देखने को मिला और यह हमला कैसा है, क्या इंपैक्ट रहा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही इस बार बेहद खतरनाक किस्म की नई टेक्नोलॉजी की मिसाइल ईरान ने लॉन्च की है और यह मिसाइल अलग ही नाम की है, बिल्कुल अलग नाम की है। और किस नाम की है, क्या इसकी खासियत, वो अभी आपको बता रहा हूं। साथ ही इस समय ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बहुत बड़ी खबर आई है। अब ये खबर कौन सी है, क्या कुछ इसमें हुआ है, क्या नया खुलासा हुआ है, वो भी आपको पता चलेगा। यानी यकीन मानिए दोस्तों, इस एक वीडियो में आपको पूरी दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें पता चली जिसको देखने के लिए आपको मल्टीपल चैनल देखना पड़ सकता है। इस वजह से अगर आप एक छोटी सी वीडियो में सारी खबरें चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट जरूर कर दें। तब तक एक करके मैं आपको बताता हूं। और आज 2 अप्रैल 2026 की सबसे बड़ी खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही है कि ईरान ने नवासी बेब को लॉन्च कर दिया। जी हां, नवासी बेब को लॉन्च कर दिया। और इस लॉन्च की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 100 से ज्यादा रॉकेट्स हैं, 100 से ज्यादा रॉकेट हैं, 200 से ज्यादा मिसाइल्स हैं, साथ इसमें ड्रोन भी इन्वॉल्व किया गया। और साथ ही इन तमाम चीजों का जो पूरा निशाना है वो इजराइल का तेल अवीव है, साथ ही बनी ब्राक है, इसके अलावा हाइफा पोर्ट है और साथ ही वो तमाम इंडस्ट्रियल एरिया को ईरान ने टारगेट किया है जिससे इजराइल की इकोनॉमी चलती है। और इतने बड़े इंपैक्ट का सीधा मतलब ये है कि अब ईरान इजराइल को एकदम खंडहर कर देना चाहता है, एकदम इजराइल को बर्बाद कर देना चाहता है। और मैं चाहूंगा कि नवासी बेब का जो लॉन्च था उसका वीडियो देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इजराइल के ऊपर ईरान ने मौत का पैगाम लिख के मिसाइल मारी है। लेकिन अब बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि आखिर इतना बड़ा हमला क्यों किया ईरान ने। तो इसके पीछे दोस्तों मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। पूरी कहानी दरअसल आज से 3 दिन पहले डिसाइड हो गई थी। 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सीक्रेटली निकल के सामने आता है, हालांकि चीजें लीक हो गई थी कि हम बहुत जल्द ईरान के अंदर से अपने आप को समेट रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो 7 तारीख की बात, जो 7 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई थी कि 7 अप्रैल को सीज फायर हो जाएगा, 7 अप्रैल को हम लोग जंगबंदी कर देंगे, तो वो तारीख भी देखें तो केवल 5 दिन दूर है। ऐसे हाल में जब इजराइल को ये बात पता चल गई कि अब बहुत जल्द अमेरिका सीज फायर कर लेगा, बहुत जल्द अमेरिका सपोर्ट करना बंद कर देगा, बहुत जल्द अमेरिका हमला नहीं करेगा, तो इजराइल की एक खासियत रही है, चाहे लेबनान सीज फायर की आप बात करें, चाहे गाजा सीज फायर की बात करें, जब ये कंफर्म हो जाता है, जब ये डिसाइड हो जाता है कि फला तारीख से सीज फायर होगा, तो इजराइल अपने हमले बड़े इंटेंस कर देता है, इजराइल अपने हमले बड़े तेज कर देता है ताकि जितना नुकसान पहुंचाया जा सके उतना नुकसान पहुंचाया जाए और बाद में तो सीज फायर होना ही है। अब इसी सोच के साथ आज ईरान में एक जगह लगती है इफ्सान न्यूक्लियर फैसिलिटी के बारे में आपने सुना भी होगा कि न्यूक्लियर फैसिलिटी वहां पे है और वहां पे ईरान अपने परमाणु को लेकर रिसर्च करता है, वहां पे परमाणु टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। अब ये नहीं कहूंगा कि परमाणु हथियार बनाता है, क्योंकि ईरान ऑफिशियली कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि हम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। लेकिन ईरान हमेशा से ही कहता है कि न्यूक्लियर से हम मेडिकल फैसिलिटी में काम करेंगे, न्यूक्लियर से हम एग्रीकल्चर फील्ड में काम करेंगे, न्यूक्लियर से ही हम बिजली पैदा करेंगे। और ये होता है, आप किसी भी शहर के मेडिकल कॉलेज में जाएं तो आप वहाँ पे देखेंगे कि न्यूक्लियर लॉजी, यानी वहाँ पे परमाणु से ही कैंसर का इलाज होता है और तमाम तरह की और दवाएं होती है। तो ऐसे हाल में न्यूक्लियर इन तमाम चीज़ों के लिए भी जरूरी है।
हालांकि यूरेनियम की इंक्रीचमेंट पे डिपेंड करता है कितने से दवा होगी और इतने से हथियार बनाया जाएगा। जैसे 90% प्लस अगर है तो उससे आप न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, 60% प्लस है तो आप मेडिकल और बिजली उससे बना सकते हैं। तो अलग अलग रिचमेंट है उसमें, उसकी टेक्नोलॉजी में नहीं जाऊँगा। बहरहाल अभी खबर आपको बताता हूँ। तो इफ्सान पे इजराइल ने दोस्तों बड़ा हमला किया और इस हमले में सबसे ताजुब की बात यह है कि इफ्सान में न्यूक्लियर फैसिलिटी तो है, लेकिन इसके अलावा वहाँ पे स्कूल भी हैं, वहाँ पे कॉलेज भी हैं। खाली करवाने का कोई आदेश नहीं था। अचानक से इजराइल के एयरक्राफ्ट आते और आने के बाद बम गिरा देते हैं, जिससे इफ्सान में बड़ी तबाही मची है। और मैं चाहूँगा कि उस तबाही का वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इफ्सान को एकदम खंडहर कर दिया। इफ्सान के उस पर्टिकुलर जगह पे जहां पे बम गिराया गया, वहां पे आपको सब कुछ जलता हुआ नजर आएगा, तमाम जगहों पे धुआं उठता नजर आएगा। और ये तबाही कहीं और नहीं, ईरान में ही हुई है। और ईरान इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहा है। ईरान ये भी कह रहा है कि इफ्सान के पास जो हमारा एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट डैमेज हो चुका है। पिछले 48 घंटों की रिकॉर्ड की बात करें तो इजराइल खुद ये बात मानता है कि 400 से ज़्यादा हमले इजराइल ने हम पे किए हैं। और सेम आंकड़ा ईरान भी एक्सेप्ट करता है कि 400-500 हमले हमारे ऊपर किया है इजराइल ने। यानी अब ये जो 48 घंटे 72 घंटे होने वाले हैं, ये एकदम जानलेवा इंपैक्टफुल हमले होंगे, इसमें आपको देखने को मिलेगा। और इसी बीच दोस्तों खबर निकल के सामने आई है और बाकायदा प्रूफ भी आया है कि ईरान ने एक धद्र करके मिसाइल है। अब इस धद्र शब्द का क्या मतलब है भाई, मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं फेक नॉलेज नहीं स्प्रेड करना चाहता। लेकिन हाँ, धद्र किस्म की, धद्र नाम की मिसाइल को लॉन्च किया और ये बेहद लो रेंज की है। मतलब इजराइल तक तो पहुंचेगी लेकिन लो रेंज है। ऐसा नहीं कि 4000-5000 किलोमीटर है, लेकिन लो रेंज होने के बावजूद इसकी स्पीड भी काफ़ी इफेक्टिव है। और साथ ही अगर इसकी वारहेड की बात करें तो इतना खतरनाक है कि इसको इंटरसेप्ट भी नहीं किया जा सकता। इवन इसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा भयानक भी है। ऐसे हाल में आपको ईरान का वो बयान भी याद होगा कि ईरान ने कहा था कि अब तक तो हम अपनी पुरानी चीज़ों को मार रहे थे, और इस बार आप देखिए चाहे सर्जिल हो गया चाहे थद्र हो गया, ये तमाम एकदम नई टेक्नोलॉजी की मिसाइलें हैं। और इन मिसाइलों का जवाब अब इजराइल के पास नहीं है। बहरहाल कैसे लॉन्च हुआ वीडियो देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से एक नए टेक्नोलॉजी की मिसाइल ईरान ने लॉन्च की। और अब सुनिए, इतने बड़े जंग का मैदान है, इतने लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हैं, कई सारे लोग बंकरों में छुपे हैं। नेतन्याहू का जो बेटा है वो अमेरिका में छुपा है। खबरें ये निकल के सामने आ रही है कि नेतन्याहू का बेटा जिसका नाम यायर है वो छुट्टियां मनाने गया। अब इसी को लेके अमेरिका के जो पॉलिटिशियन है वो बयान दे रहे हैं और बाकायदा नेतन्याहू का विरोध हो रहा। एक सीनियर डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार ने यहां तक कह दिया कि जंग के मैदान में अगर आपको भेजना है तो अमेरिका के बच्चों को क्यों भेजना है भाई, सेना के जवान अपने घर के बच्चे ही तो हैं, तो अपने घर के बच्चों को क्यों भेजना है। पहले तो इस नेतन्याहू के बेटे यार को भगाओ यहां से, इसको लेके जाओ ईरान, लड़वाओ इससे जंग, देखते हैं कितना देर लड़ता है, क्या करता है। और क्या अपने बेटे को ये मैदान में उतार के नेतन्याहू जंग लड़ेगा? और अगर अपने बेटे को उतार के नेतन्याहू नहीं लड़ सकता तो लड़ाई ईरान से और इजराइल से तुम अपनी सेना लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्यों कूद रहे हो। और इसी बात को लेकर दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से घिर रहा। बहरहाल ये खबर नहीं है, ये तो एक छोटा सा मामला था, मैंने आपको समझा दिया। बहरहाल अब मेन खबर सुनिए कि इतने टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं, चाहे अली लारिजानी हो गए, चाहे सुप्रीम लीडर हो गए, चाहे मुस्तफा खामनेई हो गए, चाहे एक दो लोग और जिनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनको शहीद किया गया। लेकिन इसके बावजूद आप सोचिए कि क्या कोई ऐसा सीनियर डिप्लोमेट या फिर सीनियर पॉलिटिशियन होगा जो खुले में घूम सकता है? वेल, इसका जवाब जहां तक मुझे लगता है कि आप यही देंगे कि नहीं। लेकिन आज ऐसा हुआ है। सोचिए, इतने जंग का मैदान है और ये 2 अप्रैल की सबसे बड़ी घटनाओं में से शामिल है कि इतनी बड़ी जंग हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची साहब आज पब्लिक अपीयरेंस करते हैं, यानी लोगों के बीच आते हैं, लोगों के बीच आके बाकायदा होर्डिंग लगा के कूल डूड जैसी अपनी विजुअल्स को दिखाते हैं और ये बताते हैं कि यार हम डरते उड़ते नहीं हैं, मरना है, 60-65 साल की उम्र है, ऐसे अपनी मौत मरूंगा तो ज्यादा गिना नहीं जाऊंगा, लेकिन जंग में मरूंगा तो पूरी दुनिया याद रखेगी। तो शहादत के लिए अब ईरान के लोग भटक रहे हैं। मतलब एक वो कौम है जो बंकरों में छुपी है, मिसाइल चलती है तो भाग जाते हैं,
और ये लोग हैं, आप सोच के देखिए, इनका जज्बा, इनका जिगरा देखिए कि ये आ जाते हैं बाहर और कहते हैं कि यार एक मिसाइल अगर गिर जाती तो देश के नाम में शहीद हो जाता। आप समझ रहे हैं, जज्बे का खेल है और ये खेल यूं ही चलता रहेगा। इस बात को आप तसल्ली से समझिए। खैर इसी बीच दोस्तों वीडियो देखें आप अब्बास अराची साहब का। احساس میکنم که خواستین یه جور متفاوتی بین مردم باشین. چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من اومدم فقط روحیه بگیرم. دیدن این مردم واقعا یک روحیه بسیار بزرگی رو به همه میده و من هم یه قطره از همین مردم هم بیام وسط اینها و مشارکت بکنم در این حرکت میدانی و همین که خودم روحیه بگیرم و هم واقعا لذت ببرم از این وحدت و انسجام مردمی. خب چطور دیدین؟ इस वीडियो में आपने साफ तौर पे वही देखा जो चीजें मैंने आपको बताई। और बहरहाल दोस्तों, इसी बीच अब लेबनान के हिजबुल्लाह की तरफ से भी बड़ा हमला देखने को मिला है। कीरत समोना जो कि इजराइल का बड़ा मशहूर शहर है, जहां पे कुछ ऐसी एक्टिविटी भी होती हैं जिसको अक्सर ये छुपा के भी रखता है। अब समझ रहे होंगे किस चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। कीरत समोना पे बड़ा हमला हुआ है और ये हमला हिजबुल्लाह ने किया। आए दिन बेंजामिन नेतन्याहू भले ही दावा कर दे कि यार हमने हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, 500 लड़ाके मार दिए, 400 लोगों को फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, दिस डैट डज नॉट मैटर। आज फिर हमला हुआ, वीडियो देख। इसी दौरान दोस्तों एक और अपडेट निकल के सामने आ रही कि बहरीन के अंदर अमेज़न का डेटा सेंटर है और उसको उड़ा दिया है ईरान ने। हालांकि ये खबर आपको एक दिन पहले कहीं और से पता चल गई होगी, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूं उसके पीछे वजह है। दरअसल जब आपने अमेज़न का नाम सुना तो आपके दिमाग में आया होगा कि यार अमेज़न कंपनी का डेटा सेंटर उड़ा दिया तो इसका नुकसान अमेज़न कंपनी को हुआ। अमेज़न चलिए मान लेते हैं अमेरिकन कंपनी होगी तो अमेरिका को थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन यहीं आप गलत है। आपको जान के हैरानी होगी, पहले तो आप डेटा सेंटर थोड़ा सा समझ लें कि डेटा सेंटर होता क्या है। ये सारी दुनिया में जितने ऐप चलते हैं, आपने फेसबुक पे लॉगिन किया, आपने अपनी एक आईडी बनाई, मतलब आपका एक डेटा है कि फला आपका नाम है, जैसे मेरा नाम प्रखर है, ये मेरी तस्वीर है, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें, अच्छा ये भी सोचिए कि यूट्यूब पे मैंने वीडियो अपलोड कर दी, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि आदमी जो भी ऑनलाइन अपलोड करता है, कोई आईडी बनाता है, कोई चीज़ ऑर्डर करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, आपने 2 महीने पहले क्या शॉपिंग की थी, सारी चीज़ें अगर आप ऐप खोलेंगे तो उसमें टाइम टू टाइम रजिस्टर रहेगी। तो ये कोई डेटा सेंटर होगा जहाँ पे तमाम डेटा रखा जाता है। तो ऐसे हाल में आपको जान के बड़ा ताजुब होगा कि पूरी दुनिया में केवल 3 से 4 डेटा सेंटर हैं। बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनके पास अपना डेटा सेंटर नहीं है। ये दूसरी कंपनी जैसे अमेज़न का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। तो ये जो हमला अमेज़न के डेटा सेंटर पे हुआ है, इससे नुकसान केवल अमेज़न का नहीं हुआ, जितने लाख कंपनियां, जी हाँ सुनने में आपको ताजुब लगेगा, कई लाख कंपनियां अमेज़न के डेटा सेंटर में अपना डेटा रखी होंगी। और एक कंपनी का टर्नओवर अगर आप 500 करोड़ मान लें तो 1 लाख कंपनी का कितना हो जाएगा। और अमेज़न का अपना खुद का उसमें है सब कुछ। और अमेज़न के डेटा सेंटर में जो चीज़ें रखी गई हैं उसके लिए अमेज़न ने पैसे लिए होंगे और बदले में सिक्योरिटी की गारंटी दी। तो जब हमले में ये तमाम चीज़ें हुई तो अमेज़न उन कंपनियों को पैसा भी देगा। तो आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा नुकसान हुआ इन अरब की कंपनियों का, इन अमेरिकन कंपनियों का। और इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि जो डेटा सेंटर पे हमला है ये अब तक का सबसे खतरनाक हमला है। क्योंकि आप सोचिए कि पूरी इकोनॉमी घूम घुमा के डेटा सेंटर पे चलती है। यूट्यूब पे मेरा वीडियो अगर पड़ा है तो ये डेटा सेंटर में सेफ है, वहां से हट गया तो यूट्यूब से वीडियो गायब। अब आप सोच के देखिए कि पूरी दुनिया में कितने यूट्यूबर होंगे जिनका भी डेटा बहरीन वाले डेटा सेंटर में सेफ था, सबका गया। बाकी आगे आप समझदार हैं। खैर इसी बीच दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ी अजीब अपडेट आ रही है। हमारे देश के नेवी चीफ का कहना है कि हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी नेवी की शिप को लेके बिल्कुल करीब पहुंच गए थे और पाकिस्तान पे हम 1-2 मिनट में हमला करने वाले थे, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से डिस्कलेट का मैसेज आया और कहा कि आप हमला ना करें, तो हमने हमला करना छोड़ दिया। अब हमारे देश में ताकत बहुत है, नो डाउट पाकिस्तान हमारे आगे बच्चा है और हमारी पावर बहुत आगे है। हम आर्मी में 3rd पे हैं, एयरफोर्स में 4th पे हैं और हमारी ताकत है। लेकिन दुख तब होता है कि जो चीज़ें टाइम से हमें बोलनी चाहिए। आज सोचिए ऑपरेशन सिंदूर बीते इतने महीने बीत गए, आज अगर आर्मी के चीफ भाई साहब ये बयान बोल रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, क्या मतलब है।
एक कहावत है ना कि अब पछताए काहो जब चिड़िया चुग गई खेत। जब टाइम से हमको करना था तब हम नहीं बोल पाए। बाकी आप समझदार हैं। खैर इसी बीच दोस्तों, कई सारे ऐसे चैनल हैं हमारे देश में भी विदेश में भी, उनके हिसाब से ईरान अगर 500 मिसाइल मारता है तो कुवैत, दुबई, बहरीन ये सब 600 मिसाइल इंटरसेप्ट कर देते हैं। मतलब इतना इंटरसेप्ट ये लोग कर लेते हैं। लेकिन अब आपको सबूत दिखा रहा हूं कि इनका इंटरसेप्टर कितना मजबूत है। सबूत, एकदम पूरा सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आपको कोई और सबूत नहीं चाहिए होगा। कुवैत से एक प्लेन भारत के लिए आता है, स्पेशल प्लेन, और आपको जान के हैरानी होगी कि इस प्लेन में कोई भी पैसेंजर नहीं बैठा था, कोई भी नहीं, केवल पायलट था, को पायलट बस 2। और इसमें 20 के करीब डेड बॉडीज रखी थी। और ये 20 भारतीय जो मारे गए थे ये ईरान के हमलों में मारे गए थे कुवैत के अंदर। अब आप सोच के देखिए कि 20 अगर भारतीय मारे गए तो फिर बाकी लोग कहां कहां के होंगे। कुवैत में कितने लोग मारे गए होंगे, और अगर कुवैत में इतने मारे गए तो पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ने कितने मारे। और उसके बावजूद भी डायलॉग सुनिए तो कोई नुकसान नहीं हुआ, सब इंटरसेप्ट हो रहा। ये फेक मीडिया का खेल है और इस खेल से आपको थोड़ा सा उठना होगा। जो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, जिनके पास कोई बड़ी टीम नहीं है, जो कुछ ज़्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट कर पाता है, भाई है ही नहीं तो कहाँ से करें। आप किसी को देख लें, राजा भाई को देख लें, शुरुआत उन्होंने कहाँ से की थी। आए दिन बात होती है, सब चीज़ें बताते हैं बेचारे। खैर आप उनको सपोर्ट कीजिए। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद तमाम अहम खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगे। इस वजह से चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिए। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाज़त।